हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस स्टार क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने क्लास 5वीं का चैप्टर नंबर 11 चावल की रोटियां कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाटक की बात। नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। तो बताओ, इस नाटक में कौन कौन मुख्य और कौन कौन गौण पात्र हैं। आप सभी ने ये नाटक ध्यान से सुना होगा, तो आपको पता है इसमें कौन कौन से पात्र थे। पात्र किसको कहते हैं? जो भी नाटक में हिस्सा लेते हैं या भूमिका निभाते हैं उनको पात्र कहते हैं। तो इस नाटक में कोको, मिमी, तिनसु मुख्य पात्र थे। वन्नीनी व उबातुन गौण पात्र थे। वो कैसे? कोको, क्योंकि कोको के इर्द गिर्द ही पूरा नाटक घूम रहा था, तो वह इस कहानी का मुख्य पात्र था। जैसे आप मूवीज़ देखते हैं, उनमें देखते हैं आप, कोई जो मेन एक्टर होता है उस मूवी में, हीरो होता है, वही उसका मेन कैरेक्टर होता है। तो कोको इस नाटक का मुख्य पात्र था। नेक्स्ट पे है मिमी। मिमी कौन थी? जो उसके लिए पापड़ लेके आई थी। अगर वो इस नाटक में नहीं होती तो ये नाटक पूरा ही नहीं हो पाता। थर्ड पे है तिनसु। तिनसु कौन है? जो बाद में आया था और जिसने बांट के मिमी के साथ पापड़ खाए थे, तो इसकी भी मुख्य भूमिका है। इन तीनों के बिना ये नाटक पूरा नहीं हो पाता। अब देखते हैं कि कौन गौण पात्र है। नीनी। नीनी जो कि खबर सुनने के लिए उसके घर पे आया था। अगर वो इस नाटक में नहीं आता तो भी ये नाटक पूरा हो सकता था। और उबातुन का किरदार भी कोई खास भूमिका नहीं निभाता है, इसके बिना भी नाटक को पूरा किया जा सकता था। तो कोको, मिमी और तिनसो तीनों ही मुख्य पात्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। यानी जो भी करैक्टर होते हैं उनको जो डायलॉग्स बोलने होते हैं उसे ही संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकते हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। यानी कि इसमें क्या बोला है, आपको भी कोई संवाद लिखना है। किसी भी खेल को ले लो, जैसे खो खो ले लो या कबड्डी ले लो, और उसमें दो दलों के खिलाड़ी आपस में क्या बात करते हैं या क्या बहस करते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं? जैसे पहले दल के सदस्य हैं, तुम्हारे खिलाड़ी आउट हैं। पहले दल के सदस्यों ने क्या बोला? तुम्हारे खिलाड़ी आउट हैं। फिर दूसरे दल के सदस्य उनका विरोध करेंगे। किस तरह आउट हैं वो पूछेंगे कि क्यों क्यों आउट हुए। तो आगे जैसे पहले दल के सदस्य बोलेंगे क्योंकि इनकी सांसें टूट गई थी। तो फिर अगले दल के सदस्य क्या बोलेंगे? नहीं, इससे पहले यह अपने पाले में आ गया था। फिर पहले दल का सदस्य बोलेगा तुम झूठ बोल रहे हो। फिर दूसरे दल का सदस्य बोलेगा बहस मत करो और खेल शुरू करो। यानी कि कोई भी सिचुएशन लेके उसके किसी खेल के दो खिलाड़ियों के बीच में या दो दलों के बीच में हमें डायलॉग्स को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या कभी आपने कोई चीज़ या बात दूसरों से छुपाई है या छुपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? जैसे कोको ने उस नाटक में चावल की रोटियां छुपाई थी, वैसे ही क्या तुमने भी कभी किसी से कोई चीज़ छुपाई है और उसको छुपाने के लिए क्या क्या कोशिश की है और उस समय क्या क्या हुआ, वो आपको बताना है अपनी कोई भी सिचुएशन से। जैसे एक बार मेरा एक मित्र मुझसे कहानियों की पुस्तक मांगने आया। मैं उसे पुस्तक नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वह पुस्तक तकिए के नीचे छुपा दी, लेकिन वह वहीं बैठ गया। तब मैंने चुपके से निकालकर मेज की दराज में रख दी। कुछ समय बाद मेरा मित्र दराज खोलने लगा, तब मैंने उसे बड़ी मुश्किल से बहाना करके उसे बाहर भेजा। जैसे इसमें इसने पुस्तक छुपाई, वैसे कभी आपने किसी से चॉकलेट छुपाई होगी, कभी टॉफ़ी छुपाई होगी, ऐसे ही ये सिचुएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई झूठ बोल देते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए हमें फिर से बार बार झूठ बोलने पड़ते हैं, जैसा कि इस कहानी में कोको के साथ हुआ था। उसे अपने चावल की रोटियां छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना है। अब उत्तर देख लेते हैं। जैसे हाँ, हमें कहानी में ऐसा लगता है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नीनी और मिमी से चावल की रोटियां बचाने के लिए कोको झूठ बोलता है। इसके लिए वह रेडियो के खराब होने, अपना पेट भरा होने, मुंह हाथ धोने, कमरे में चूहा होने, रोटियां खा लेने तथा माँ को एलर्जी होने जैसे झूठ बोलता है। इस कहानी में कोको ने इतने सारे झूठ बोले सिर्फ अपनी चावल की रोटियों को छुपाने के लिए। तो हमें कभी भी एक झूठ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिसको छुपाने के लिए हमें बार बार झूठ बोलना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चावल कई कई रूप, यानी चावल एक होता है और उसके रूप बहुत सारे होते हैं। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के हिस्से के रूप में भी, नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो, एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कोको की माँ ने उसके लिए रोटियां बनाई थी। वैसे भारत की जितनी भी अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांत है, अलग अलग राज्य हैं, वहाँ पर चावल को अलग अलग तरीके से खाया जाता है। जैसे मीठे के रूप में, नमकीन के रूप में। अब तुम्हें ये बताना है कि तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ पर चावल कैसे इस्तेमाल करता है, उसकी तालिका बनानी है अपने घर पे बातचीत करके। और अपने जो दोस्त हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उनसे भी इस तालिका का मिलान करना है। उससे हमें पता चलेगा कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भारत बहुत ही अलग अलग है। उत्तर, जैसे किसी ने लिखा बच्चे ने कि प्रांत दिल्ली, कि दिल्ली में कोई रहता है, वहाँ पर चावल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? चावल का प्रयोग भोजन के लिए, मीठे पकवान बनाने के लिए, नमकीन पकवान बनाने के लिए, रोटियां, इडली, डोसा बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए। यानी कि दिल्ली में इतने तरीके से चावल का इस्तेमाल किया जाता है भोजन के रूप में। जैसे भात बना लिया, मीठे पकवान के रूप में जैसे खीर बना ली, नमकीन पकवान बनाने के लिए नमकीन चावल बना लिए या पुलाव बना लिए। रोटियां बनती हैं, अब जिस नाटक में हमने अभी पढ़ा था ये कि चावल की रोटियां वो छुपाया था, तो रोटियां बनती हैं। इडली बनती है, चावल के आटे को बिल्कुल बारीक पीस के इडली डोसा बनता है। और खिचड़ी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये दिल्ली की बात है। आप जहाँ जहाँ रहते हैं आपको अपने हिसाब से तालिका बनानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपने तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के साथ से लिखो। आपको चावल से बनी कोई भी एक चीज़ की विधि पता करनी है और उसको लिखना है। जैसे हम लिख रहे हैं, इस उत्तर में है खीर की विधि। सामग्री, पहले क्या क्या चाहिएगा उसके लिए वो सामग्री होती है, फिर तैयारी, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, फिर विधि जैसे वो बनता है। जैसे सामग्री में है चावल, दूध, चीनी और मेवे। तैयारी कैसे करेंगे? चावल साफ़ करना, फिर उसको धोएंगे चावलों को साफ़ करके, फिर जो मेवे उसमें काजू बादाम किशमिश जो भी डालेंगे उसको बारीक बारीक काटेंगे। अब विधि क्या है, यानी वो कैसे बनेगी? पहले दूध आंच पर कढ़ाई में रखें, यानी पहले कढ़ाई में दूध को डाल दें, फिर कुछ देर के बाद चावल डाल दें, फिर थोड़ी देर के बाद उसमें चावल भी डाल दें। कुछ देर हिलाते रहें और पकने दें। कुछ देर उसको हिलाएं और पकने दें। फिर उसमें चीनी डाल दें, कटे मेवे भी डाल दें। अब गर्मा गर्म परोसें।
तो आपकी खीर बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज़ के विभिन्न रूप, अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। अब देखो, कोको की माँ धान लगाने गई, धान अलग है, और नीचे चावल की रोटियां बना के गई, चावल अलग हैं। तो ये अलग अलग क्यों हैं, इसको हमें बताना है। जैसे चावल, धान, भात, मुरमुरा और चिड़वा। तो चावल क्या है, पहले ये धान बनते हैं। धान क्या होते हैं, ये धान होते हैं जो कि खेतों में बोए जाते हैं। जब इनके दाने, इनकी बालियों से हम दानों को निकाल लेते हैं तो ये चावल कहलाते हैं। और जब इन चावल को खाने के लिए बनाया जाता है तो उसको भात कहते हैं। और मुरमुरा किसको कहते हैं, जब इनको कढ़ाई में रोस्ट किया जाता है तो ये मुरमुरे बन जाते हैं। और चिड़वा किसको कहते हैं, जब इन धान की बालियों को भिगो के और इसको पीसा जाता है बारीक, तो इसको चिड़वा कहते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। चावल, धान से निकला हुआ दाना चावल कहलाता है। धान क्या होता है, छिलका चढ़ा चावल धान कहलाता है। भात क्या होता है, पके हुए चावल को भात कहते हैं। मुरमुरा, धान को भूनकर मुरमुरे बनाए जाते हैं। और चिड़वा क्या होता है, धान को भिगोकर पीसने से चिड़वा बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। साबुत दाल, धुली दाल और छिलका दाल कैसी होती है। साबुत दाल बिना छिलका उतारे या बिना टूटी दाल साबुत दाल कहते हैं। अब धुली दाल कौन सी होती है, बिना छिलके की दाल को धुली दाल कहते हैं। और छिलका दाल टूटी हुई लेकिन छिलके वाली दाल को छिलका दाल कहते हैं। जैसे ये साबुत दाल है, उसके बाद ये छिलका दाल है, यानी इसमें छिलके तो हैं लेकिन ये वाली जो दाल है इसका आधा किया हुआ है, तो ये छिलका दाल है। और ये धुली दाल है, यानी इसके छिलके भी उतरे हुए हैं और ये धुली हुई भी है, ये अंदर से येलो निकली है, तो इसको धुली दाल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा और सूजी, इन पांचों चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे गेहूँ, गेहूँ के साबुत दानों को गेहूँ कहते हैं। दलिया क्या होता है, गेहूँ को मोटा मोटा पीसकर दलिया बनाया जाता है। आटा, गेहूँ को पीसकर आटा बनाया जाता है, यानी उसको पीस लेते हैं इनके दानों को। मैदा क्या होता है, गेहूँ को बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है, यानी बिल्कुल ही बारीक पीस दिया जाता है उसको, आटे से भी बारीक अगर उसको पीस देंगे तो उससे मैदा बन जाएगा। और सूजी क्या होता है, जो आदि अनाजों से बना आटा सूजी कहलाता है, यानी जो और कई सारे अनाज मिले हों, जब उनको साथ में मिला के पीसा जाता है तो सूजी बन जाता है। अब इस पीडीएफ में देखो, गेहूँ कैसा होता है, जब गेहूँ खेतों में लगा होता है तो इस तरह बालियों के रूप में होता है, उसको निकाल देते हैं जब इन बालियों से, तो ये हमें गेहूँ प्राप्त होता है। ठीक है, ये गेहूँ को मोटा मोटा जब पीस देते हैं तो उससे हमें दलिया प्राप्त होता है। ठीक है, आपने घरों में खाया ही होगा दलिया, तो ऐसा दलिया प्राप्त होता है। जब गेहूँ को बिल्कुल बारीक पीस दिया जाता है तो उससे हमें मैदा प्राप्त होता है। और ये आटा है जिसकी हम घर पे रोटियां खाते हैं, ये भी गेहूँ से प्राप्त होता है। और ये सूजी है जिसमें जौ और बहुत सारे अनाजों को साथ में मिलाकर पीसा जाता है, जिससे हमें सूजी प्राप्त होती है। और सूजी से हम हलवा खाते हैं। ठीक है, तो यानी एक अनाज और कितने सारे रूप उसके हो जाते हैं। अभी हमें क्या दिया है, के, में, ने, को, से, ये सारे क्या हैं, कारक। अभी क्या होते हैं,
जैसे कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा। अगर ये कारक इसमें ना लगे हों तो फिर ये कैसा सेंटेंस बनेगा? कोको माँ कल दुकान एक फूलदान खरीदा था। इसका कोई मीनिंग समझ ही नहीं आएगा। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बनाते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब अनारको के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। जैसे ऊपर ये सेंटेंस बिना इन कारक के मीनिंगलेस है, वैसे ही नीचे भी एक पैराग्राफ हमें दिया गया है जिसमें हमें इन्हीं को फिल करना है। अब देखते हैं कैसे फिल करेंगे। अनारको एक लड़की है। घर डैश लोग उसे अन्नो कहते हैं, यानी घर के लोग, घर में लोग, घर ने लोग, घर को लोग, घर से लोग। तो क्या होगा इसका आंसर? घर के। अब पढ़ो इसे। घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। मीनिंगफुल लग रहा है अब ये। अब आगे चलते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उस डैश हुक्म चलाना आसान होता है। तो उस के हुक्म, उस में हुक्म, उस ने हुक्म, उस को हुक्म, उस से हुक्म। तो क्या होगा? उस से हुक्म चलाना आसान होता है। अभी मीनिंगफुल बन गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अन्नो पानी ले आ। अन्नो धूप में मत जाना। अन्नो बाहर अंधेरा कहीं मत जाना। बारिश डैश भीगना मत। बारिश के भीगना मत, बारिश में भीगना मत, बारिश ने भीगना मत, बारिश को भीगना मत, बारिश से भीगना मत। तो क्या लग रहा है इसमें मीनिंगफुल? बारिश में भीगना मत। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और कोई बाहर डैश घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। अब क्या है इसमें? और कोई बाहर डैश घर में आए तो, और कोई बाहर के घर में आए, बाहर में घर में आए, बाहर ने घर में आए, बाहर को घर में आए, बाहर से घर में आए। तो मीनिंगफुल क्या लग रहा है? बाहर से घर में आए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्यार प्यार से ठीक है, तो इसमें भी से आएगा। अब आगे चलते हैं। आज अनारको सुबह सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने डैश बहुत बारिश हुई। रात सपने में, रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनार को डैश याद किया और उसे लगा। अनार को क्या मीनिंगफुल लग रहा है इसमें? अनार को ने याद किया और उसे लगा आज डैश सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में डैश कभी नहीं हुई। आज के मीनिंगफुल लग रहा है। आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों क्या होगा? सपनों में कभी नहीं हुई। कभी नहीं जमकर बारिश हुई थी आज। डैश सपने और डैश उसे जमकर उसमें भीगी थी अनार को। आज के सपने में और जमकर भीगी थी अनार को। खूब उछली थी फूदी थी, खूब उछली थी फूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। तो आज की क्लास में हमने कक्षा 5 के चैप्टर नंबर 11 चावल की रोटियों के सारे क्वेश्चंस देखे और आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे और उसके आगे वाले क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी
और समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।